तो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या होता है अभी मैंने बताया। ट्रांसलेशन किसी भाषा को सीखने की सबसे उत्तम प्रक्रिया है। ट्रांसलेशन एक स्किल है जिसे सीखने के लिए कई साधनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ट्रांसलेटर यानी अनुवादक को एक शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ और एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन साधारण रूप से एक कठिन कार्य माना जाता है। यह एक जटिल, कृत्रिम, आवश्यकताजनित और सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें असाधारण और विशिष्ट कोटि की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अतः एक अच्छा ट्रांसलेटर यानी अनुवादक वह है जिसे श्रोत भाषा के लिखित और वाचित दोनों रूपों का अच्छा ज्ञान है, लक्ष्य भाषा के लिखित रूपों का अच्छा ज्ञान है और पाठ जिस टॉपिक से है उसकी अच्छी जानकारी रखता है। हम अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन के सीक्वेंस में ट्रांसलेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। अतः आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करो और रेगुलर प्रैक्टिस को कायम रखो। तो अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन के मूल कॉन्सेप्ट की ओर। अभी मैंने पिछले कुछ वीडियो में सेंटेंस का उसके मीनिंग के आधार पर क्लासिफिकेशन बताया है। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को आसान बनाने के लिए सेंटेंस को फिर से दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस और दूसरे को एक्शन सेंटेंस। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला होगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और दूसरा एक्शन सेंटेंस। समझे? यानी एक है सिंपल सेंटेंस और दूसरा एक्शन सेंटेंस। यहाँ मैं ट्रांसलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड किया है, एक सिंपल सेंटेंस और दूसरा एक्शन सेंटेंस। समझे? इसीलिए आपको ये किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसके द्वारा हम सब्जेक्ट के गुण, अवस्था, पेशा और अधिकार आदि को डिनोट करते हैं। जैसे कि राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। इसी प्रकार से राम इज अ चाइल्ड, राम इज अ चाइल्ड। फिर है राम इज अ डॉक्टर। इसी तरह राम हैज अ काउ, है ना। तो ये चार प्रकार के सेंटेंस हैं। इसमें सबसे पहला है राम इज ऑनेस्ट। राम ईमानदार है। क्या है? राम ईमानदार है। इसमें राम सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस के द्वारा राम के विषय में बताया जा रहा है कि वह ईमानदार है यानी ऑनेस्ट है ना। तो यहाँ इस सेंटेंस के द्वारा सब्जेक्ट यानी राम के गुण को बताया जा रहा है। फिर दूसरे सेंटेंस में राम इज अ चाइल्ड, चाइल्ड बचपन यानी बच्चा, एक अवस्था होती है। क्या होती है? बचपन एक अवस्था होती है, जिसमें यहाँ इस सेंटेंस के द्वारा राम की अवस्था यानी बचपन को बताया जा रहा है कि वह एक बच्चा है। ठीक, फिर तीसरे सेंटेंस में देखें तो बताया जा रहा है कि राम इज अ डॉक्टर। यहाँ राम के यानी सब्जेक्ट के पेशा के बारे में बताया जा रहा है ना। लास्ट सेंटेंस में अगर हम देखें राम हैज अ काउ, राम हैज अ काउ, राम के पास एक गाय है या राम को एक गाय है। तो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि इस गाय पर राम का अधिकार है, यानी राम इस गाय पर अधिकार रखता है। तो ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसके द्वारा, ये सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं जो सब्जेक्ट के गुण, अवस्था, पेशा और अधिकार को व्यक्त करता है। इस सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक लिंकिंग वर्ब और कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना। एक सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन को, क्या? सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन, अफर्मेशन यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक ना। एक सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन को हम इस प्रारूप के जरिए लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन, ये इसको क्या बोलेंगे हम? अफर्मेशन कहेंगे। अफर्मेशन, जिसके विषय में मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है। ठीक ना। तो अफर्मेशन ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन को व्यक्त करता है। सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन को हम इस प्रारूप के जरिए लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को हम संक्षेप में लिखते हैं एस, लिंकिंग वर्ब को हम एल वी से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट को सी से डिनोट किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले लिखा जाएगा एस यानी सब्जेक्ट, फिर एल वी यानी लिंकिंग वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये एक
प्रारूप तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? प्रारूप यानी रचना, स्ट्रक्चर। प्रारूप तैयार हो जाता है सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन का। क्या? सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन का यह एक स्ट्रक्चर है, यानी प्रारूप है। इस आधार पर किसी भी सिंपल सेंटेंस के अफर्मेशन को लिखा जा सकता है, ठीक ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी प्रारूप वह एक्सप्रेशन है इसके माध्यम से हम किसी भी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसी आधार पर ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखा गया है। इसमें सबसे पहला है सब्जेक्ट, फिर है लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी उसी प्रकार से सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और फिर है कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गए सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के प्रारूप यानी स्ट्रक्चर। तो आप इसे नोट करें। अब हम समझने वाले हैं एक्शन सेंटेंस के बारे में। एक्शन सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य यानी एक्शन को दिखाया जाता है यानी लिखा जाता है। इसे हम उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। राम सब्जेक्ट है और उसके द्वारा संपन्न होने वाले काम यानी ईट्स को डिनोट किया जा रहा है इस वाक्य के द्वारा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी न किसी एक्शन को डिनोट किया जाता है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले एक्शन को बताया जाता है उसे एक्शन सेंटेंस कहेंगे, ठीक ना। देखो, ट्रांसलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने सेंटेंस को दो भाग में बांटा है, एक सिंपल सेंटेंस और एक एक्शन सेंटेंस, ठीक ना। इसमें एक्शन सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को दिखाता है, ठीक ना। तो इसमें देख रहे हैं कि राम के द्वारा कार्य को दिखाया जाता है, इसीलिए यह एक एक्शन सेंटेंस है। इसी प्रकार से हम लिखे राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें भी राम के द्वारा संपन्न होने वाले कार्य को बताया जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आया एक्शन सेंटेंस क्या होता है। एक्शन सेंटेंस के अफर्मेशन में एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और कम से कम एक ऑब्जेक्ट अवश्य लिखा होता है ना। इसके प्रारूप को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? अफर्मेशन की बारे में बात कर रहे हैं। अफर्मेशन यानी एक्शन सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक एक्शन सेंटेंस के अफर्मेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखा जाता है मेन वर्ब। क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब। इसमें दो प्रकार के वर्ब हो सकते हैं, ठीक ना, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। और कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट। कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? एस से। हेल्पिंग वर्ब को हम एच वी से डिनोट करते हैं और फिर एम वी से हम मेन वर्ब को डिनोट करेंगे और ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो इस आधार पर एक एक्शन सेंटेंस के प्रारूप को इस प्रकार से लिखा जाता है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ये हो गया एक एक्शन सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रारूप यानी स्ट्रक्चर। देखो, जिस प्रकार से मैथ का जो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, जिसके बेसिस पर आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, सेम उसी प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेशन को लिखने के लिए एक प्रारूप यानी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, समझे ना। एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जब मैं ट्रांसलेशन शुरू करूँगा तो हर सेंटेंस के बारे में एक स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, उसी के आधार पर इंग्लिश ट्रांसलेशन को बताया भी जाएगा, ठीक ना। चिंता मत करो, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं? एक्शन सेंटेंस के अफर्मेटिव का प्रारूप यानी स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट तो होना ही होना है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम पहले सेंटेंस में देखें, राम ईट्स अ मैंगो। इसमें क्या है कि एक लेजिकल वर्ब है यानी मेन वर्ब है, लेकिन किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, जो गोइंग के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। यहाँ गोइंग मेन वर्ब हो गया, ठीक ना। तो मेन वर्ब तो होना ही होना है, एक्शन सेंटेंस में मेन वर्ब होना ही होना है। अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो एक्शन कैसे डिनोट होगा? इसीलिए मेन वर्ब होना ही, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, मेन वर्ब होगा ही होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, मेन वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने लिया है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रारूप के जरिए हम एक्शन सेंटेंस के अफर्मेशन को डिनोट करते हैं।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक ना। अब इसी के बेसिस पर हम अपने ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम शुरू करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन। हो सकता है इससे पहले कोई उपयोगी टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, तो मैं वो ही सबसे पहले करवाऊंगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम शुरू करेंगे translation of simple sentence with a structure. Okay, till then be continue and keep learning. Thank you for watching my video.